Hi, this language course is brought to you by AES Language School. This is a foundation level course. It's a basic course, and today is lesson 2. Total number of lessons in this course are 20. Do one lesson a day and learn the language. This is very important. You have to do one lesson a day. Don't have more than one lesson in a day, or don't have a gap of 2 or 3 days in between the lessons. Checklist. Pay close attention. Checklist means कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है as you do this course. So first you have to have a pen. Keep a pen and a notebook handy. क्योंकि जो वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको नोट डाउन करने के लिए आपके पास नोटबुक और एक पेन का होना ज़रूरी है. Do your lesson every day. रोज़ाना की बुनियाद पर लेसन को कीजिए and focus on what you are taught. आपको जो इस वीडियो में जिस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप उस पर फोकस कीजिए. ऐसा ना हो कि आप 2 या 3 मुख्तलिफ टीचर्स के मुख्तलिफ कोर्सेज़ को आपस में कंबाइन करके करने की कोशिश करेंगे तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा. आपको एक वीडियो को फॉलो करना है, चाहे हमारी वीडियो फॉलो कीजिए चाहे किसी और की, लेकिन एक वीडियो को फॉलो करके अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए या उसको लर्न कीजिए. एंड डू नॉट गो टू द नेक्स्ट लेसन. आपके लिए ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक पहले लेसन को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, यानी अच्छा याद नहीं होता है, तो आप अगले लेसन पर मत जाइए. डू नॉट गो टू द नेक्स्ट लेसन until you finish the one you are already working on. Total number of courses are 4. इसमें अभी आप फाउंडेशन लेवल पर हैं जिसमें 7 आवर्स की वीडियो आपको देखने को मिलेगी. फिर नेक्स्ट 3 डिफरेंट लेवल के कोर्सेज हैं जिनमें जो जो अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी इसी तरह से नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा होते जाएंगे. और टोटल जो है ये 70 आवर्स की आलमोस्ट वीडियोस बनती हैं अंग्रेज़ी के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर जो है वो मुकम्मल करने के लिए और अच्छी अंग्रेज़ी सीखने के लिए. तो वॉच एंड लर्न विद कॉन्फिडेंस. अभी एट प्रेजेंट जो है वो आप क्योंकि बेसिक फाउंडेशन लेवल में है तो एक तरह का ABC से हमारा स्टार्ट चल रहा है. तो आपने एक बहुत अच्छे लर्नर या अंग्रेज़ी ज़बान पर आपने अबूर हासिल करना है तो जॉइन अस फॉर फ्री. देयर आर नो चार्जेस फॉर दीज कोर्सेज. जस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल. हाईएस्ट पोटेंशियल मीन्स कि आप अपनी बेहतरीन सलाहियतों तक पहुंच सकते हैं प्रोवाइडेड इफ़ यू वर्क. लेट्स स्टार्ट द लेसन. लिस्ट ऑफ सम कॉमन एक्शन वर्ब्स. सो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये वर्ब्स क्या हैं. वर्ब्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो हमारे एक्शन, अमल या एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं. उन तमाम वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं. दिस इज़ द वर्ब वॉक. वॉक एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है. क्या आया आप इसको वॉक कह सकते हैं? नो, दिस इज़ कॉल्ड रन. दिस इज़ वॉक, दिस इज़ रन. तो दोनों में क्या है? थोड़ी तब्दीली है मूवमेंट की, यानी चलने के अमल में थोड़ा फ़र्क है, इसलिए ये 2 मुख्तलिफ एक्शन है. व्हाट डू यू से अबाउट दिस? दिस इज़ राइड. राइड मीन्स सवारी करना. तो ये 3 मुख्तलिफ एक्शन हैं और जो वर्ब्स हैं वो हमारे एक्शंस को या हमारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं. तो इसके साथ कुछ ये और भी हमें बताते हैं, जैसे ये प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं. अगर हमने माजी के बारे में बात करनी है तो हम वॉक की साउंड को चेंज कर देंगे. तो इसकी साउंड जब थोड़ी सी तब्दील होगी तो ये हमारे पास्ट के बारे में बताएगा. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चलें थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं. तो यहाँ पर ED लग जाएगी एंड पे, तो ये हो जाएगा वॉक्ड. तो जब हम कहेंगे वॉक्ड तो इसका मतलब है कि हम माजी के बारे में बात कर रहे हैं. और अगर हम इसको फ्यूचर में हो तो हम यहाँ पर इससे पहले एक और साउंड ऐड कर लेंगे, विल वॉक. तो ये फ्यूचर हो जाएगा. तो अभी आपने सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करना है कि प्रेजेंट में यानी मौजूदा वक्त के बारे में हम किस तरीके से बात करते हैं या कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं. तो आपने इनकी फर्स्ट फॉर्म्स को याद करना है. कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि इससे पहले टू हो तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन वो बुनियादी तौर पर फॉर्म नहीं रहती है, वो इन्फिनेटिव में चेंज हो जाती है. तो आपने सिर्फ बग़ैर टू के इन वर्ब्स को याद करना है और ये सब हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं.
प्रेजेंट मीन्स मौजूदा टाइम के बारे में। तो नेक्स्ट है लाफ, देन रीड। तो ये एक डिफरेंट एक्शन है, ये एक और थोड़ा डिफरेंट एक्शन है। तो ये सब कॉमन वर्ब्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जो लोग अंग्रेज़ी नहीं भी बोलते हैं वो भी कहते हैं वॉक करने गए हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये बहुत कॉमन वर्ब्स हैं। टीवी जो है ये वर्ब नहीं है, टीवी नाउन है। नाउन वो होता है जो किसी का नाम हो, लेकिन वॉच जो है ये आपका वर्ब है। तो लेट अस लुक एट सम अदर वर्ब्स। दिस इज राइट। राइट के मानी है लिखना, ओपन के मानी है खोलना, क्लोज के मानी है बंद करना। तो ओपन और क्लोज दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक्शन जो डिफरेंट हो जाते हैं तो हमारे वर्ड्स या हमारी साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। दिस वर्ब इज गिव, दिस इज जंप, टॉक एंड पुश। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं थोड़ा सा इसको पुश कर दें। तो ये कॉमन वर्ब्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और इनकी फर्स्ट फॉर्म्स आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है। जितने ज़्यादा ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी अंग्रेज़ी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो पाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने वर्ब्स आप याद कर सकते हैं उनके स्पेलिंग याद कीजिए, उनके मानी याद कीजिए और अपनी वर्ब की लिस्ट को बढ़ाइए। ये पहला स्टेप है लर्निंग में। आइए अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। जी, तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैं अपने लिए जो वर्ड इस्तेमाल करूँगा वो क्या होगा? आई। अगर मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं तो उन सब के नाम की जगह पे एक लफ्ज़ हम यूज़ कर लेंगे वी, क्योंकि मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं ये तीन मुख्तलिफ टाइप्स के या तीन मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। इसमें एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक है सेकंड पर्सन और एक है थर्ड पर्सन। तो ये इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हम क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न क्या है? फर्स्ट पर्सन हम उसको कहते हैं जो बात कर रहा होता है, यानी जो गुफ्तगू कर रहा है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो गुफ्तगू सुन रहा है या जिसको हम मुखातब करके बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है। जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं और वो उस गुफ्तगू में मौजूद नहीं होता है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो अब इन सब पर्सन्स में सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। सिंगुलर का मतलब होता है वाहिद यानी अकेले, और प्लूरल का मतलब है एक से ज़्यादा। तो जब मैं अकेला बात कर रहा हूँ या कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई। जब मेरे साथ और लोग होंगे तो ये हो जाएगा वी। अगर एक सुनने वाला है तो उसको हम बोलेंगे यू। अगर बहुत सारे सुनने वाले हैं तो उसको भी अंग्रेज़ी में यू ही बोलेंगे। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो मौजूद नहीं है, तो अगर वो एक आदमी है तो उसके लिए ही यूज़ होगा। अगर कोई वो एक खातून है तो उसके लिए शी। अगर वो इंसान नहीं है बल्कि कोई चीज़ है या जानवर है या कुछ ऐसा है तो उसके लिए अकेली चीज़ के लिए इट इस्तेमाल होगा। लेकिन जब वो बहुत सारे होंगे तो दे हो जाएगा, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो आदमी हों, चाहे वो औरतें हों या कुछ आदमी और कुछ औरतें हों, तो उन सब के लिए दे इस्तेमाल होगा। लेकिन ये हमारी गुफ्तगू में मौजूद नहीं होते, इनसे हम बात नहीं कर रहे होते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसके साथ एक लफ्ज़ लिखा हुआ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ये आप कर सकते हैं कि ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं इनको हम वर्ब से पहले, हमने लास्ट वर्ब पढ़ा था वॉक, तो अगर हम आई के बाद यहाँ पर वॉक लिख लें तो ये क्या हो जाएगा? आई वॉक, मैं चलता हूँ। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो वर्ब से पहले VERB, वर्ब, वर्ब से पहले जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं और उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसको, ये जितने भी हैं इनको वर्ब से पहले हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको सब्जेक्ट कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसको सब्जेक्ट बोलें, आप इसको सब्जेक्टिव बोलें, बट ये दोनों एक ही
इसके मानी बनते हैं। तो अब ये हमारा वर्ब वॉक है, तो आई वॉक हो जाएगा। अगर वी के साथ लगाएं तो क्या हो जाएगा, वी वॉक। अगर यू के साथ लगाएं तो यू वॉक। दे के साथ लगाएं तो दे वॉक। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन है और फिर ये जो वर्ब है, तो पहले ये उसके बाद ये, इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दिस इज अ सेंटेंस आई वॉक। उर्दू में वॉक के मानी होते हैं चलना। तो जब प्रेजेंट में हम फिक्रा बनाते हैं तो ये चलना से चलता हो जाता है अगर कोई मेल है। अगर कोई फीमेल है तो ये हो जाएगा आई वॉक, तो मानी हो जाएंगे मैं चलती हूँ। और अगर हम जो है वो उसको कहते हैं कि वी वॉक, तो हो जाएगा हम चलते हैं। तो हूँ या हैं से हमें पता चलता है कि दिस इज़ द प्रेजेंट टाइम। और चलता यानी ता, ते और ती से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टाइम है। नेक्स्ट वर्ब इज रन। यू रन, तो हम कहते हैं आप दौड़ते हैं। तो यहां पर तो हमने लिखा है तुम भागो। तो जब आप बेतकल्लुफ होते हैं दोस्तों को, तो वहां पर आप ये नहीं कहते हैं आप दौड़ते हैं, आप कहते हैं तुम भागो। तो दैट इज एन ईजी एक्सप्रेशन। दे रन, वो दौड़ते हैं। तो अगर हम कहीं यू रन जैसे ऊपर लिखा है तो क्या हो जाएगा, यू का मतलब होता है आप दौड़ते हैं। दे रन, वो दौड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे वी कर लिए जाए तो क्या हो जाएगा, हम दौड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज राइड। आई राइड, मैं सवारी करता हूं। और अगर कोई खातून बोलती है तो वो क्या कहेंगी, आई राइड। इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होगा, उर्दू में उसके मानी चेंज हो जाएंगे, मैं सवारी करती हूं। नेक्स्ट वर्ब इज सिट डाउन एंड फाइट। सो अब इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। वी सिट डाउन, तो यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे किया है, और सिट जो है वो हमारा वर्ब है इन तमाम वर्ब्स की तरह। तो डाउन जो है वो हमारा ना तो सब्जेक्ट है ना ही ये वर्ब है। ये क्या है, ये अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दे फाइट। दे फाइट सब्जेक्ट और वर्ब, वो लड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज लॉफ एंड प्ले। So let's look at the sentences of these two verbs. I laugh, मैं हंसता हूँ। You play, आप खेलते हैं। तो this is called subject and verb. तो आप देखें तो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब यानी दो वर्ड का आपका सेंटेंस जो है वो होना चाहिए। सब्जेक्ट मीन्स ये वाले प्रोनाउंस, और वर्ब्स मीन ये जो रेड कलर में एक्सप्रेस किए गए हैं जो हमारे एक्शन या अमल को बताते हैं। तो आपको SV सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यानी दो अल्फाज के फ़िक्रे बनाने हैं। जैसे ये देखें, एक लफ्ज़ है और ये दूसरा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये प्रेजेंट टाइम को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये सब फर्स्ट फॉर्म्स हैं। तो आप छोटे फ़िक्रे बनाइए, तब जाके आप जो है वो अंग्रेज़ी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और जल्दी में उसको सीख पाएंगे। तो SV सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वर्ब इज लिसन। तो वी लिसन, हम सुनते हैं। तो ये सब बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप अपने लिस्ट जो है वो, कुछ मैं भी आपको भी और वर्ब्स भी दूंगा, लेकिन आप अपनी लिस्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इंक्रीज़ कीजिए। हम जो भी एक्टिविटी, जो भी काम कर रहे होते हैं, उन सब में वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सिर्फ आपको ये जानना है कि अंग्रेज़ी में उसको क्या कहते हैं और फिर उसको याद रखना है। तो आई वॉक, वी वॉक, you run, they run, I ride,
मैं सवारी करता हूँ. We sit down and they fight. I laugh, you play. We listen. अब हमने इनके कोई फ़िक्रा नहीं बनाया है, ही, शी और इट का. वो फ़िक्रा इसलिए हमने नहीं बनाया है कि अगर इनको हम एज सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो ये जो हमारे वर्ब्स हैं इनमें हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी. तो ये हम आने वाले लेसन्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ही, शी और इट से हम कैसे सेंटेंसेस या फ़िक्रे बना सकते हैं. तो दिस इज़ ही, शी, इट, and we explain this in the next lesson. Let's practice some more sentences. These are the verbs: sit down, fight, read, play, sing, watch, dance, turn on, write, eat, open, paint. So let's have the first sentence. We better sit down. हमने पहले better यूज़ नहीं किया था, अब हमने ये लफ्ज़ बीच में फालतू यूज़ किया है ताकि आप एस वी से थोड़ा बड़ा फ़िक्रा बना सकें, क्योंकि एस का मतलब है सब्जेक्ट, वी का मतलब है वर्ब. तो ये तो हम पहले अभी इसकी प्रैक्टिस या इसको आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब ये बेटर का लफ्ज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा फ़िक्रा आपका बड़ा हो गया. वी बेटर सिट डाउन, कि बेहतर है कि हम बैठते हैं. पहले हमने कहा था दे फाइट, अब हमने ये आपके लिए ऐड किया है फॉर नथिंग. तो ये दो लफ्ज़ और ऐड हो गए हैं कि वो बग़ैर किसी वजह के यानी फ़जूल चीज़ों पर लड़ते हैं. तो दिस इज़ द वे आप अपने सेंटेंसेस को बड़ा कर सकते हैं या उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं. पहले हमने कहा था वी रीड, अब हमने लगा लिया अ बुक. तो आप अगर एक अ बुक यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं दे रीड अ न्यूज़पेपर. अगर आपने यहाँ कुछ और लफ्ज़ लगाना है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन हमारा फ़िक्रा जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत सादा है और बहुत क्लियर है. तो आपको क्लियर फ़िक्रे बनाने हैं, आपको अल्फाज को चबाना या उनको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि गलती जो है वो अगर इंसान दुरुस्त ना करे तो वो कभी ठीक नहीं होती है. इसलिए शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए और क्लियर सेंटेंसेस बनाइए. पहले हमने कहा था यू प्ले, अब कर लिया अ वीडियो गेम. यू प्ले अ वीडियो गेम. तो आप वीडियो गेम को चेंज करके आप ये कह सकते हैं यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले एवरी डे. तो आप कुछ भी साथ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रेजेंट का टेंस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब यानी एस वी, ये भी एस वी, ये किस तरीके से मैंने बनाने हैं. आई सिंग अ सॉन्ग, तो आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है. जी, इसका मतलब है आई सिंग, मैं गाता हूँ. अ सॉन्ग, गाना, मैं गाना गाता हूँ. अब लास्ट टाइम हमने सेंटेंस किया था आई वॉक, अब हमने ऐड कर लिया एवरी डे. आई वॉक एवरी डे यानी मैं रोज़ाना वॉक करता हूँ. एवरी डे मीन्स रोज़ाना. तो आप इसकी जगह एक और लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं जिसके मानी यही होती हैं, वो होता है डेली. आई वॉक डेली. तो दोनों के मानी तो एक ही हैं. पहले हमने किया था यू रन, अब फास्ट ऐड कर लिया, तो आप तेज़ दौड़ते हैं. अब हमने दो नाम यूज़ कर लिए हैं और हमने प्रोनाउन दे जो है वो यूज़ नहीं किया. पहले तो हमने कहा था दे रीड, अब हमने दे की जगह पे दो नाम यूज़ कर लिए, अली एंड जॉन रीड. अब क्या है, अ बुक. तो अली एंड जॉन रीड अ बुक. तो आप ये भी कह सकते हैं अली एंड जॉन रीड एन एसे. कुछ भी पढ़ सकते हैं. तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक वर्ड्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है. अब इस सेंटेंस में आप देखिए तो हमने डेली यहाँ पर यूज़ किया, तो आप एवरीडे को यहाँ ले आइए. एवरी डे वी वॉच टीवी आफ्टर डिनर. अब आप कहते हैं आफ्टर डिनर क्यों जी, डिनर से पहले भी हो सकते हैं. तो आप आफ्टर को छोड़ के बिफोर लगा लीजिए, बिफोर डिनर. अगर आपको डिनर नहीं है, आप कहते हैं जी ब्रेकफास्ट लगाना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जी बिफोर ब्रेकफास्ट या आफ्टर ब्रेकफास्ट. तो क्या हो जाएगा, डेली वी वॉच टीवी
आफ्टर डिनर। तो अगर आपने इसको ब्रेकफास्ट कर लिया तो ये हो जाएगा डेली वी वॉच टीवी आफ्टर ब्रेकफास्ट। आपने डेली की जगह एवरीडे लगा लिया तो हो जाएगा एवरीडे वी वॉच टीवी आफ्टर डिनर और आफ्टर ब्रेकफास्ट, जो भी आपने कॉन्सेप्ट बनाया। अगर आप कहती हैं नहीं जी आफ्टर डिनर हमने यूज़ नहीं करना, तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं एवरी डे वी वॉच टीवी या डेली वी वॉच टीवी। तो अगर आप टीवी भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं डेली वी वॉच। अब क्या आप देखते हैं, ये आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक्सप्लेन करें। यहाँ पे आप कहते हैं डेली वी वॉच, कि हम रोज़ देखते हैं कि लोग आसपास में क्या कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप कहते हैं नहीं जी डेली भी नहीं है, सिर्फ ये है कि वी वॉच, तो ये वहाँ जो हमने पहले कहा था कि एस वी सेंटेंस बनाए, तो ये आपका एस वी सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है रिदा एंड नीरा। तो यहाँ पर भी हमने दे यूज़ नहीं किया, हमने दो नाम यूज़ कर लिए हैं, तो अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, दे डांस। यू टर्न ऑन द लाइट। तो जब ये लाइट या इस तरह का जिक्र होता है तो फिर हम टर्न ऑन को इकट्ठा बोलते हैं, इसके दरमियान में वक्फा नहीं कर सकते हैं। यू टर्न ऑन द लाइट, तो ये ठीक नहीं है। आप क्या बोलेंगे, यू टर्न ऑन द लाइट या यू टर्न ऑन द लाइट। तो टर्न ऑन को हमेशा टर्न ऑन इकट्ठा बोला जाना है। तो क्या है इसका मतलब है, इसकी ट्रांसलेशन क्या आप या इसके उर्दू में माने आप बता सकते हैं। यू टर्न ऑन द लाइट, जी आप रोशनी करते हैं या आप लाइट जलाते हैं। दे राइट अ लेटर, तो हमारा पहले फिक्रा था दे राइट, अब हमने किया अ लेटर, तो आप अ लेटर की जगह पे कुछ और ऐड कर लीजिए। दे राइट अ बुक, दे राइट एन आर्टिकल, दे राइट एन एसे। तो कुछ भी ऐड हो सकता है, लेकिन बेसिक आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आपको यहाँ पे कोई और फॉर्म किसी और तरीके से यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ इस पर आपको फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। यू ईट राइस, तो अगर आप कहते हैं जी मुझे राइस जो है ना वो यूज़ नहीं करना है और ना यू करना है, तो ईट के साथ आप और क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं आई ईट मैंगोस। आप ये कह सकते हैं वी ईट पास्ता। तो कुछ भी सेंटेंसेस आप बनाएं और ये रोज़ाना जो आप गुफ्तगू करते हैं घर में या अपने फ्रेंड से या अपने ऑफिस में या अपने इंस्टीट्यूशन में, उसमें आप अपने सेंटेंसेस बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें घबराने की या शर्माने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने आपको जैसे बताया कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब इन चीज़ों पर फोकस करना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा आ गया सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, और ये हमारा आ गया वर्ब। तो ये एस वी सेंटेंस हमारा हुआ, जो कि एक बुनियादी सेंटेंस और जिसकी आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। I walk. So previously we talked about verb with preposition, and the verb with us was sit down. Sit is a verb and down is the preposition. अब ये क्वेश्चन है कि preposition क्या होती है। तो preposition जो है it establishes relationship between two or more nouns. इसका मतलब ये है कि ये बनाती है, establishes means किसी चीज़ को बनाना, relationship means ताल्लुक़ को बनाती है। किसके दरमियान, दो या दो से ज़्यादा जो नाउन्स होते हैं उनके दरमियान ये ताल्लुक़ को कायम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक है कि ट्री है और उस ट्री के नीचे एक शख्स बैठा है, तो आप क्या बोलेंगे, द मैन इज़ अंडर द ट्री। तो रिलेशनशिप क्या हुआ, मैन और ट्री यानी दो नाउन हो गए, और उनके दरमियान में रिलेशन क्या है कि ट्री जो है वो ऊपर है और जो इंसान है वो उसके नीचे है। पेन इज़ इन माई पॉकेट, तो पेन और पॉकेट का रिलेशन क्या हुआ कि ये पेन जो है वो पॉकेट के अंदर है। तो दिस इज़ कॉल्ड द रिलेशनशिप, जो कि प्रपोजिशंस एस्टैब्लिश करते हैं दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के दरमियान के किस तरह से बनेगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो दीज आर दी डिफरेंट वर्ब्स विद डिफरेंट प्रपोजिशंस। सिट डाउन, स्टैंड अप, तो डाउन का अपोजिट होता है अप, तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने कोई प्रपोजिशन नहीं दी है,
तो इट मीन्स के हमें कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा प्रेपोजिशन ही यूज़ करें, हम कुछ वर्ब्स को विदाउट प्रेपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी रिक्वायरमेंट हो तो हम प्रेपोजिशन लगाएं, जब हमारी रिक्वायरमेंट ना हो तो हम जो है वो कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं। तो यहाँ पर है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, तो ऑन और ऑफ भी दूसरे के ऑपोजिट हैं। अवे, ऑन एंड टू विद दीज वर्ब्स, तो दीज आर द प्रेपोजिशंस। अब इसके रिलेशनशिप के लिए थोड़ी सी आपको और वजाहत देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है बॉक्स और एक है बॉल। तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है कि जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर है तो हम क्या कहेंगे, इन द बॉक्स। दूसरे में क्या है, दूसरे में बॉक्स जो है वो नीचे है और बॉल उसके ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं ऑन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स ऊपर है, बॉल नीचे चला गया, तो अंडर द बॉक्स। नेक्स्ट टू द बॉक्स, नेक्स्ट टू मीन्स यहाँ पर बॉक्स ख़त्म हो रहा है, उसके बिल्कुल साथ जो है ना वो बॉल स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, तो दैट इज़ बिटवीन द बॉक्सेस। बिटवीन का मतलब है कि दो चीज़ें हों तो उनके दरमियान में कोई तीसरी चीज़ हो तो वी से बिटवीन। तो यहाँ पर क्या है, दो बॉक्सेस हैं तो हम कहते हैं बिटवीन द बॉक्सेस। वेयर इज़ द बॉल, बिटवीन द बॉक्सेस। तो जब दो से ज़्यादा हो जाएं, तीन या तीन से ज़्यादा हैं, तो हम उस सूरत में कहते हैं अमंग। तो अब ये 10-11 बॉक्सेस हैं तो उनमें एक और चीज़ है बॉल, तो वेयर इज़ द बॉल, दैट इज़ अमंग द बॉक्सेस। अब इसमें इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, यानी ये बॉक्स के बिल्कुल सामने है, तो ये उसका अपोजिट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड बिहाइंड द बॉक्स। अब ये है अबव द बॉक्स, यानी बॉक्स है फिर थोड़ा सा डिस्टेंस है फिर उसके ऊपर है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते हैं ऑन द बॉक्स। ऑन द बॉक्स का मतलब है कि ये बॉक्स के ऊपर है, तो ये क्या है, अबव द बॉक्स। इसी तरह इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंडर द बॉक्स है, ये क्या है, बिलो द बॉक्स, क्योंकि अंडर द बॉक्स जो है वो ये वाली सिचुएशन है। और ये है नियर द बॉक्स। नियर द बॉक्स एंड नेक्स्ट टू द बॉक्स, ये आपस में तकरीबन मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर क्या है, बॉक्स फासले पर है बॉल से, तो हम क्या कहते हैं, फार फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स से बॉल जो है वो फार है, यानी दूर है। तो ये प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेसेस कहलाती हैं। आप इसको टाइम के साथ भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यानी इन प्रेपोजिशन है तो आप कहते हैं इन टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी फ्रेंड से 11 बजे मिलना है, तो आप उससे मिलने के लिए 11 बजे से पहले जो है वो पहुँच जाते हैं, तो यू आर इन टाइम, यानी दिए गए टाइम से पहले हैं। और अगर आप एग्जैक्ट 11 बजे पहुँचते हैं तो आप बोलेंगे ऑन टाइम। तो इस तरह से हम प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हैं। आइए अब आप नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशंस एक से ज़्यादा जो है वो हमने इंडिकेट किए हैं। तो जब प्रेपोजिशन चेंज होती है तो वर्ब के मानी कुछ हद तक चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लिखा है लाफ विद। लाफ विद का मतलब होता है सबका मिलकर हंसना, लेकिन जब हम विद की जगह पे एट लगा लेते हैं, बोलते हैं लाफ एट, इसका मतलब है किसी के ऊपर हंसना, यानी किसी का मजाक उड़ाना। तो थोड़ी सी तब्दीली से हमारे मानी जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरह आप जो है वो यहाँ पे देखते हैं, तो दिस इज़ क्राई ऑफ, क्राई आउट एंड क्राई अबाउट। क्राई अबाउट मीन्स कि आप किसी चीज़ के बारे में परेशान हैं और आप उसके ऊपर अपनी डिफ़िकल्टी का इजहार कर रहे हैं, क्राई अबाउट। और क्राई आउट यानी आपको कोई पेन है, आपको कोई जो है वो शदीद मुश्किल है और आप उसके लिए कह रहे हैं कि कोई आपकी हेल्प को आ जाए। तो ये थोड़ी मीनिंग्स जो हैं वो आगे नेक्स्ट लेसन में चल के इनको मज़ीद आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये था कि जो जो प्रेपोजिशन चेंज होती हैं, इस तरह से जो हमने वर्ब उससे पहले यूज़ किया उसके मीनिंग्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो लेट्स से दिस इज़ द वर्ब थिंक, तो थिंक के साथ हम कह सकते हैं थिंक ऑफ एंड थिंक अबाउट। तो इन थोड़ा इन यानी प्रेपोजिशन में थोड़ा मीनिंग्स में शेड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो वी शैल स्टडी इन द अपकमिंग लेसन्स। लेकिन आपको यह अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ फिक्स नहीं होती है, बल्कि दैट
कीप्स ऑन चेंजिंग, और वो चेंज इस वजह से है कि उनके मानी में थोड़ी तब्दीली हो जाती है. पे क्लोज अटेंशन टू दीज एक्सप्रेशंस. अब हम इन वर्ब्स को जो हमने पहले किए हैं या उस तरह के दीगर वर्ब्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं. ये आपके लिए कुछ वर्ब्स की लिस्ट दी गई है जिसमें जो जितने भी ये वर्ब्स हैं ये बहुत सिंपल और ऑलमोस्ट डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं. जैसे ये देखेंगे, ये है डाइव, ये थ्रो, रन, पुल, पुश. तो ये क्या है, ये सब बहुत इजी वर्ब्स हैं. तो आप इस तरह की अपनी वर्ब्स की लिस्ट तैयार कीजिए और आप फ़िक्रा कैसे बना सकते हैं. जैसे हमने जो है वो आपसे कहा है कि आप बेसिक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए. तो आप इसमें पहले जो है वो सब्जेक्ट लगा लीजिए और उसके बाद वर्ब यूज़ कीजिए, तो आपकी ये एस वी सेंटेंस हो जाएंगे. लेकिन वी आर गोइंग टू हैव सम शॉर्ट सेंटेंसेस. तो अभी हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ हैव, मेक, फोल्ड, सर्व एंड फीड, इनमें से हम कुछ यूज़ करते हैं. तो हम शॉर्ट एक्सप्रेशन कैसे या शॉर्ट सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ लंच, हैव अ डिनर, make dinner, fold the laundry, serve the net, feed the animals, take a taxi. तो ये couple of sentences हैं. तो क्या आप ये गेस कर सकते हैं जो हमने पहले प्रैक्टिस किया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए. तो जी, आप यू मे बी वेरी राइट कि ये सिर्फ वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं. इनसे पहले हमने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट में नहीं लिखा है. सब्जेक्ट में हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी हैं, सेकंड पर्सन में यू हैं, और थर्ड पर्सन में हमने सिर्फ दे के लिए सेंटेंसेस बनाए थे. तो उनमें से यहाँ कोई हमने यूज़ नहीं किया है. ये डायरेक्ट वर्ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं. तो जैसे हमने अभी पिछले टॉपिक में कहा था कि प्रेपोजिशन ज़रूरी नहीं कि हम हर वर्ब के साथ लगाएं, इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं कि हम हर वर्ब के साथ जो है वो सब्जेक्ट को लाजमी शामिल करें. हमारा सेंटेंस जो है वो वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है. लेकिन एक चीज़ लाजमी होती है कि वर्ब के बगैर हम कोई सेंटेंस और कोई फ़िक्रा जो कि बामानी हो वो हम नहीं बना सकते हैं. इसलिए वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. तो हैव अ ब्रेकफास्ट, तो अगर आप जो है वो इससे पहले आई लगा लें तो आई हैव अ ब्रेकफास्ट, तो ऐसा भी तो हो सकता है. तो दीज आर द शॉर्ट एक्सप्रेशंस. आप इस तरह के कोई भी फ़िक्रे बनाने की कोशिश करें, यानी इधर से वर्ब लें और उसके सामने आप जो है वो कुछ एक्सप्रेशन लगाएं. जैसे फॉर एग्जांपल कैच है तो क्या बोलेंगे, कैच अ बॉल. तो इज़ दैट डिफ़िकल्ट. यहाँ पे हिट अ बॉल. तो ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं. दिस इज़ अनदर वे कि आप जो है वो अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. लेकिन आपने लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं क्योंकि उसमें गलतियाँ होंगी और गलतियों से फिर जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं. आपकी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है. तो दीज आर शॉर्ट स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पर क्या है, वेट फॉर द बस, कीप द फ्लोर, पेंट द हाउस, स्पीक टू देम. तो ये भी हमारे क्या हैं, ये भी उसी तरह बगैर सब्जेक्ट के हैं, यानी वर्ब से स्टार्ट होते हैं. तो आप बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये नहीं होता कि ये लिखा हो यू वेट फॉर द बस. वहाँ पे लिखा होता है वेट फॉर द बस, यानी जितने भी पैसेंजर हैं उन सब के लिए है. यू यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं होगा बल्कि सिर्फ लिखा होगा वेट फॉर द बस. दैट्स वाई डब्ल्यू इज़ कैपिटल बिकॉज द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर ऑलवेज. सो स्वीप द फ्लोर, जैसे हॉस्पिटल्स में या दूसरी जगहों पर लिखा होता है कि स्वीप द फ्लोर. तो ये भी क्या है कि जितने भी लोग वहाँ पे काम करने के लिए उनके लिए इंस्ट्रक्शन होती है. तो वी कैन नॉट पुट के जी यू या वी या दे, इस तरह का कुछ नहीं होता. तो दीज एक्सप्रेशंस आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. इनको हम, इनका एक स्पेसिफिक नाम है लेकिन वो बाद में हम जा करेंगे. अभी आप सिर्फ इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए कि ये सेंटेंसेस या ये हम शॉर्ट स्टेटमेंट्स कैसे देते हैं. डू द डिशेस, रीड द न्यूज़, क्लीन द विंडो, कट द ग्रास, पेंट द पिक्चर, टेक आउट द रबिश. रबिश किसको बोलते हैं, ये जो आप कूड़ा करकट जो है या वो चीज़ें जो कि किसी इस्तेमाल में या फजूल होती हैं उसको कहते हैं कि टेक आउट द रबिश. हैव अ ब्रेक, दिस इज़ इन यूके इंग्लिश, यानी जो ब्रिटेन की इंग्लिश है उसमें ये कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं टेक अ ब्रेक. तो थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आपको अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़ना है. अंग्रेज़ी अगर आती है तो ये ख़ुद ब खुद समझ आ जाएगी कि अमेरिकन और ब्रिटिश में क्या है.
Now this is some easy, short and quick statements. अब हम आपको बताते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इफ़ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, आप सुबह सवेरे उठते हैं, गेट अप, या आप कहते हैं वेक अप, उसके बाद ब्रश माई टीथ, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपको ये बोलूँगा ब्रश योर टीथ, देन टेक अ शावर और देन टेक बाथ, जो भी इनमें से आप यूज़ करना चाहें, देन ब्रश माई हेयर। तो अगर कोई दूसरा कहे आपको तो बोलेगा ब्रश योर हेयर, गेट ड्रेस्ड, टेक माई ब्रेकफास्ट, ड्राइव टू वर्क एंड सो ऑन, इस तरह से एंड तक। लेकिन अब आप जो है वो अगर इन तमाम वर्ब्स पर या इस लिस्ट पर गौर करें तो आप तकरीबन 5 मिनट की गुफ्तगू जो है वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर रुके हुए आप मुकम्मल कर सकते हैं। आपको SV स्ट्रक्चर का पता है, लेकिन आपने बनाना किस तरह से, आपने कहना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप बोलेंगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब उसको मज़ीद थोड़ा लंबा करने के लिए आप बोल सकते हैं एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आप थोड़ा टाइम में भी यानी इंडिकेट कर सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6, राइट। देन आई गो टू वॉशरूम, यहाँ पर आप अपने तरफ से ऐड कर लीजिए। उसके बाद आई ब्रश माई टीथ एंड आफ्टर दैट आई टेक शावर एंड ब्रश माई हेयर। तो आप देखें कितना लंबा आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि आई गेट ड्रेस्ड एंड टेक माई ब्रेकफास्ट, तो फिर ये अगला सेंटेंस हो गया। आफ्टर दैट आई ड्राइव टू वर्क, और अगर आप स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि देन आई गो टू स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो भी आपने यूज़ करना है, एंड गेट बैक होम बाय 3 PM इन द आफ्टरनून। तो देखें आपके सेंटेंसेस लंबे भी हो रहे हैं और आप बग़ैर रुके हुए गुफ्तगू भी कर रहे हैं। उसके बाद एज आई रीच होम, गेट बैक के बाद आप रीच लगा लीजिए। एज आई रीच बैक होम आई ओपन माई कंप्यूटर and surf the net for an hour or so. After that, I go out and play with friends. तो go out जो है वो सिर्फ एक आपने एक्स्ट्रा लगाया, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स सब के साथ आप आई लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कहेंगे I go out and play with friends। तो कुछ दूसरे हैं वो ये कह सकते हैं I go out with a friend। तो हर चीज़ जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो लोग शॉपिंग करते हैं वो कहेंगे I go shopping with my family members and then I get back and exercise every day in the evening. Then I wash my car and take some pictures and post those pictures on Facebook, क्योंकि लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो Facebook पे ज़रूर डालनी होती है। तो this is the way you can add these expressions and then play the guitar। तो इवनिंग का टाइम है तो आप ये कह सकते हैं प्ले द पियानो, क्योंकि इवनिंग में पियानो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो देन आई वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स हैं दे आर ऑल्सो लिविंग, यानी वो ज़िंदा हैं, इसलिए उनको पानी भी देना चाहिए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देन आई वाटर द प्लांट्स एंड गो फॉर अ वॉक बिफोर डिनर एंड आई गेट बैक, टेक माई डिनर एंड रीड फॉर एन आवर और सो एंड देन आई स्लीप। तो दिस इज़ द वे यू कैन एक्सप्रेस योर डेली रूटीन, यानी आप पूरे दिन में क्या करते हैं आप वो हमें बता सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको दूसरे लोगों के सामने थोड़ा शाय फील होता है, यानी आपको थोड़ा हिचकिचाहट फील होती है, तो आप अपने जो वॉशरूम में आईना लगा होता है, यानी जो मिरर है, उसके सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से मुखातिब हो जाइए। या आपके पास ड्रेसिंग टेबल में आईना लगा है तो आप वहाँ पर बैठ के अपने आप से मुखातिब हो जाइए। और ये 7 मिनट की जो भी स्टोरी बनती है, और इसमें कोशिश कीजिए कि आप हर स्टेप में कुछ न कुछ ऐड करें। यहाँ पे अपने साथ आई लगाएं, कहीं पर वी लगा लें, कहीं पर कुछ और जो है ना वो प्रोनाउन लगा के, या इसके आगे कुछ वर्ड लगा के, तो आप अपने सेंटेंसेस को थोड़ा बड़ा कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 5-7 मिनट से ज़्यादा लंबी जो है वो स्पीच कर सकें। तो अपने आप से मुखातिब हुइए, तो प्रैक्टिकली आपकी झिझक जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से लैंग्वेज को यूज़ कर पाएंगे। तो दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस योर रूटीन, एंड यही तरीका है अपने अंदर जो शाइनेस है या जो हिचकिचाहट है उसको ख़त्म करने का, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हैं तब तक आपके लिए डिफ़िकल्टी रहती है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट वॉच टीवी एंड इम्प्रूव इंग्लिश। अब यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि यू वॉच टीवी एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, हमने सिर्फ कहा वॉच टीवी एंड इम्प्रूव इंग्लिश। तो ये भी एक स्टाइल हो सकता है अंग्रेज़ी लर्न करने का या इम्प्रूव करने का। तो आपको टीवी में क्या देखना है, आपको चैनल देखने हैं जिन पर न्यूज़ आती हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तहत चल रहे होते हैं। तो आप उस पर जाइए, मूवीज़ की अंग्रेज़ी समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो दैट वुड बी अ डिफ़िकल्ट सिनेरियो, यानी आपके लिए वो मुश्किल सूरत हाल है। सिर्फ आप न्यूज़ चैनल को देखिए और अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव कीजिए। या डे टू डे लाइफ में ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, कुक फूड एंड वॉश डिशेस, ये हम घर में अक्सर एक दूसरे को कह रहे होते हैं, ओके गो एंड कुक फूड एंड वॉश डिशेस। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन यूज़ ऑल्सो, तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन वॉश क्लोथ्स एंड वेट फॉर मी, वेट आउटसाइड एंड क्लीन द स्टेयर्स, ये हम कई तरह अपने सर्वेंट्स को या इवन घर के अफराद को भी कहते हैं कि ओके वेट आउटसाइड एंड क्लीन द स्टेयर्स। तो उसके रिप्लाई में कुछ लोग डिफरेंट तरीके से रिप्लाई भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी फ्रैंकनेस है। तो क्लाइम द रोप अप एंड डू सम एक्सरसाइज, तो अगर आप इससे पहले सब्जेक्ट लगा लें, फॉर एग्जांपल आई क्लाइम द रोप अप एंड डू सम एक्सरसाइज एवरी डे, तो ये भी सेंटेंस तो हो सकता है। और अगर आप मिल के दो चार लोग करते हैं तो आप ये कह सकते हैं वी क्लाइम, तो साफ से सी स्मॉल हो जाएगा और वी का डब्ल्यू कैपिटल होगा। वी क्लाइम द रोप अप एंड डू सम एक्सरसाइज एवरी डे, तो ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो इस तरह के आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर यह है कि ड्रीम बिग, तो आप कह सकते हैं आई ड्रीम बिग बट डिग डीप, यानी मैं बड़े ख्वाब देखता हूँ लेकिन हमेशा ये सोचता हूँ कि इनमें से कौन सी चीज़ पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो उर्दू या हिंदी या इस तरह की लैंग्वेजेस में इनके तो बहुत लंबे लंबे मानी हैं। इंग्लिश में टोटल ये 5 वर्ड्स हैं, ड्रीम बिग एंड डिग डीप, या इससे पहले आप आई लगा लीजिए, आई ड्रीम बिग एंड डिग डीप और बट डिग डीप, डिपेंडिंग कि अगर आप कंट्रास्टिंग बनाना चाहते हैं तो बट लगाएंगे, अगर सिमिलर है तो एंड लगाएंगे। ये इस तरह के वर्ड्स का यूज़ जो है आगे आने वाले लेसन्स में आपको वो भी एक्सप्लेन करेंगे। डिग अ होल एंड प्लांट अ प्लांट, तो यहाँ पे प्लांट देख के तो आपने ये नहीं कहना कि ये क्या हो गया, इसका मतलब है डिग अ होल, गड्ढा खोदिए और ख़ुद नहीं गिरिए, बल्कि वहाँ पर एक जो प्लांट है यानी पौधा है उसको प्लांट कीजिए, लगा दीजिए। तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में इसकी करेंगे, डिग अ होल, गड्ढा खोदें और उसमें प्लांट यानी पौधा जो है उसको लगाएं। तो इट इज़ लाइक दिस। ये जो है वो एक राइम है जो बहुत खूबसूरत है। बच्चे अक्सर इस राइम को जब सुनते हैं या ख़ुद गाते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज डिस्प्ले करते हैं। तो आप भी इसको यूट्यूब पर देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये है यू शेक अ लिटिल लिटिल एंड डू सम बूगी वूगी, so this is something very interesting. So try to improve your English by watching different rhymes that is for children, because वो भी standard language पर होती हैं, तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। The next one is day-to-day expression, hang the clothes and go to bed and do the laundry. Do the laundry का मतलब क्या है आप guess कर सकते हैं? जी, आप कपड़े जो है ना वो धो दीजिए या laundry मुकम्मल कर दीजिए। आयरन द क्लोथ्स, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जो है वो आपने कोई लोहा मार देना है, बल्कि इसका मतलब है आपने कपड़े इस्त्री कर देने हैं। एंड मेक द बेड, इसका मतलब है तहजीब से ज़रा बेड को ठीक कर दीजिए, बेड को चादर और उसके ऊपर जो ब्लैंकेट या वार्मर या जो भी है उसको सीधा कीजिए। एंड फ्लाई विद अस, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को अपने साथ इन्वाइट करते हैं, तो दे से कि फ्लाई विद अस। अब जो है वो हम नेक्स्ट पे देखा है तो उसमें कट अ जोक, तो ये एक एक्सप्रेशन है जो हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लतीफ़ा सुनाना, कट अ जोक, या किसी की बात पर कोई दूसरा जो है वो कमेंट पास करता है और वो ऐसे होता है कि सबकी हंसी छूट जाती है, तो उसको हम कहते हैं कट अ जोक। तो अक्सर लोग जो है ना वो कहते रहते हैं गुड नाइट, तो इस पर आप ये भी कह सकते हैं स्लीप वेल। और गिव एन आइडिया, गिव एन आइडिया का मतलब क्या होता है, हम दोस्तों को कहते हैं कोई आइडिया तो दीजिए जनाब, तो इंस्टेड यू कैन से गिव एन आइडिया। तो दिस इज़ एन ईजी शॉर्ट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो आई अगर इससे पहले लगा लें तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, आखिर पहलवान भी तो बनना है इंसान ने, तो ऐसे फिक्रे भी तो बना सकते हैं आप लाइफ में। तो इसके बाद मॉम एंड डैड हग किड्स, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और पेरेंट्स हमेशा उनको हग करते हैं एंड दे ऑलवेज प्रे फॉर देयर बेटर फ्यूचर। तो दिस इज़ समथिंग ग्रेट, अपने पेरेंट्स को बताइए कि मॉम एंड डैड हग मी। तो अगर आप खुद अभी अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो आप ये खुद कह सकते हैं अपने बच्चे को बुला के, क्योंकि कम ऑन
मॉम एंड डैड हग किड्स, तो अपने बच्चे को हग कीजिए। सो दिस इज़ द वे वी कैन मेक इट। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस डिफरेंट देने की कोशिश की है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आई है और उसके साथ आगे जो है ना वो हमने यू, यानी दो हमने प्रोनाउन जो हैं वो आपस में जोड़े हैं और ये हमने एक सेंटेंस बनाया है। तो हम दो प्रोनाउंस डिफरेंट जगहों पे जोड़ के आपस में सेंटेंस बना सकते हैं। आई बाय वूल एंड यू निट, जिसका मतलब है मैं वूल ख़रीदता हूँ और आप जो है वो उसको बुनते हैं, निट करते हैं। वी हिट एंड दे हिट बैक, तो यहाँ पर भी है वो वी है और दे है, तो इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा है थ्रू एंड, और यहाँ पर हमने वर्ब लगाया है एस वी, और ये भी एस वी है, दोनों में हिट हिट यानी वर्ब यूज़ किया गया। वी हिट यानी हम यहाँ से हिट करते हैं, एंड दे हिट बैक और वो हमें वापस करते हैं। तो ये लड़ाई में भी ऐसे ही होता है, वी हिट एंड दे हिट बैक, ये अक्सर आपने सुना भी होगा। उसके बाद हम आपको कहते हैं कम एंड लर्न विद अस, तो हमने यहाँ पर दो वर्ब्स जोड़ दिए हैं। यहाँ पर अब हमने दो प्रोनाउन नहीं जोड़े हैं बल्कि दो वर्ब जोड़ दिए हैं, कम एंड लर्न विद अस। तो यहाँ पर ऊपर सब सिंगल सिंगल हमने ये वर्ब्स किए थे मासवाई उनके, जहाँ पर एंड के बाद हमने दूर जाके लगाए थे वर्ब, जैसे ये था वॉच और ये था इम्प्रूव, यहाँ पर था कुक और वॉश, तो ये दूर दूर थे। यहाँ पर हमने दोनों इकट्ठे किए हैं, कम एंड लर्न विद अस। So this is the way you can make your sentences. So let's look at the next. Now this is a list of classroom verbs, यानी वो verbs हैं जो कि हम classrooms में use करते हैं। क्लासरूम से मुराद ये है कि जो एक्टिविटी चल रही होती है क्लासरूम में उसके लिए ये verbs यूज़ होते हैं, जैसे teach, read, listen, note, think, read, spell, experiment, listen, sing, explain, say, open and paint। याद ये बकाया जो दूसरे वर्ब्स दिए गए हैं, तो इनके देने का मकसद ये है कि आप जो है वो इन वर्ब्स के लिए सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके मानी थोड़े से यानी समझने के लिए आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ कॉपी। कॉपी के मानी क्या होते हैं? नकल करना। तो जैसे हम कहते हैं आई कॉपी व्हाट यू से, कि आप जो कहते हैं मैं उसकी नकल करता हूँ। तो प्रैक्टिकली कॉपी जो है, जो स्कूल्स होते हैं उनमें टीचर बोर्ड पे लिखते हैं तो स्टूडेंट जो है उसकी कॉपी तैयार करते हैं, नकल तैयार करते हैं उन पेजेस पर जिसको हम कॉपी बोल देते हैं। तो हमने ये लफ्ज़ जो है वो वहाँ पर ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कॉपी के मानी होते हैं नकल करना। इसी तरह बुक है, तो बुक जो है वो जिसको हम किताब बोलते हैं, यानी पढ़ने वाला पेजेस जिसके ऊपर कुछ मटेरियल जो है वो हमारे लिए होता है, तो बुक होती है। लेकिन एक बुक वो तो बुक नाउन हो गया, लेकिन जब बुक को हमने वर्ब के तौर पर यूज़ किया तो इसका मतलब है अपने लिए किसी चीज़ को मुख्तस कर लेना, अपने लिए किसी चीज़ को पक्का कर लेना। तो हम ये कहते हैं आई बुक अ सीट, तो क्या मतलब है कि मैंने एक सीट अपने लिए पक्की कर ली है, मुख्तस कर ली है। तो दिस इज़ द वे यू मेक द सेंटेंसेस। आपने इनके आगे कुछ सेंटेंस वर्ड्स लगा के सेंटेंसेस को थोड़ा लंबा करना है। जैसे आप जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से कोई भी इससे पहले सब्जेक्ट लगा लीजिए, आई गिव यू अ बुक एंड यू आर टू कॉपी पेज 1। तो हमने क्या किया, बुक भी यूज़ कर ली, गिव भी यूज़ कर लिया, कॉपी भी यूज़ कर लिया। तो आप इस तरह थोड़े लंबे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ में इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन भी ज़रूरत होती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपनी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट या एक आइडिया जनरेट करते हैं या बनाते हैं तो उसके बिल्कुल वैसा ही आइडिया दूसरी लैंग्वेज में किन अल्फाज को जोड़ के बनेगा। जब तक उसकी क्लैरिटी या उसकी समझ नहीं होगी तो आपके सेंटेंसेस जो हैं वो अक्सर व बेशतर प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। तो इसलिए कई लोग कहते हैं हम अंग्रेज़ी तो बोलते हैं लेकिन दूसरे को समझ नहीं आती है। तो मकसद ये होता है कि दूसरे को कुछ और समझ आ रहा होता है लेकिन वो अपनी तरफ से कह कुछ और रहे होते हैं, लेकिन जो अल्फाज बोल रहे होते हैं उनके मानी कुछ और होते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो आप प्रैक्टिकली इनकी जो है वो इनके सेंटेंसेस बनाइए और इस के कमेंट बॉक्स में फॉरवर्ड कीजिए सो दैट कि जहाँ पर आपकी कहीं गलती हो तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में टेकअप कर सकें। ये नेक्स्ट जो हैं ये हाउस होल्ड टास्क हैं, इनके लिए भी ये वर्ब्स हैं, यहाँ पर भी आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ताकि आप इनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट बॉक्स में इनको फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपकी कहीं गलती होगी तो आई लेट यू नो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको करेक्ट करने की या उसके अंदर जो हेल्प पॉसिबल है वो आपको देने की कोशिश करेंगे।
तो ये आपका वोकेबलरी पार्ट है, और जितनी वोकेबलरी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी अंग्रेज़ी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अभी आपने वोकेबलरी में सिर्फ लिस्ट ऑफ वर्ब्स करनी है, जैसा कि हमने इस लेसन के स्टार्ट में आपको बताया था कि सम कॉमन एक्शन वर्ब्स आपने करने हैं। तो आपको जो भी एक एक्टिविटी या एक्शन आप कर रहे होते हैं, आप उसका अंग्रेज़ी का वर्ड तलाश कीजिए जिसको प्रैक्टिकली हम वर्ब कहते हैं, और उससे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। For full and complete learning, please watch all the videos. तो जितने भी 4 कोर्सेज हैं जो कि पहले आपको एक्सप्लेन किया गया है, ये उनकी हमने ग्राफिक फॉर्म में आपको प्रेजेंटेशन दी है कि दिस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कोर्स। इसमें से इतने लेवल यानी इतनी स्टडी आप कीजिए, अगर इसमें भी आपकी कुछ कमी हो जाए तो इतनी लाजमी जो है वो आप कर लीजिए ताकि आप अपनी लैंग्वेज को लर्न कर सकें। तो दिस इज़ इंडिकेटेड कि टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज इतने तो आपको करने चाहिए, लेकिन अगर लेट से इसमें से कुछ मिस हो गए तो ये उसकी लास्ट लिमिट है कि इतने कोर्सेज आप ज़रूर कीजिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्पीक द लैंग्वेज। तो अभी हमने बेसिक कोर्सेज से स्टार्ट किए, इसलिए हम बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप जो है वो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए। सो दिस कोर्स इज़ ब्रॉट टू यू बाय AES स्कूल। अगर आपको ये कोर्स और इसमें कॉन्टेंट्स और ये वीडियो, if you like this video, then push the like button, share with people around, and subscribe this channel and push this bell icon. Thank you very much for watching. Bye.